बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताकि स्टूडेंट को एतबार और ट्रस्ट हो कि हम जिससे लेक्चर लेते हैं क्या वो इतनी अहलियत और काबिलियत रखता है कि हमें लेक्चर दे सकता है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हैं। MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA उर्दू, उसका रिज़ल्ट वेटिंग में है। 7वीं डिग्री IR की एजाज़ी है। 8वीं LLB की है। क्योंकि छठी डिग्री उर्दू की भी नहीं आई इसलिए 60 डिग्री है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ और तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। हमारा लॉ गेट का जो है सिलसिला जारी है और हम PPC अभी जो है शुरू किए हुए हैं और PPC के चैप्टर 4 पे हम आ गए हैं जो आपके मौजूदा सिलेबस में शामिल है। हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था जो कि हमने 87 सेक्शन तक देखा था, 87 सेक्शन तक देखा था। ये इतना अहम जो है वो चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक शख्स अगर उसके हाथ से वॉलंटरी यानी इरादतन भी कोई शख्स कत्ल हो जाए कि उसका इरादा था, वॉलंटरीली उसने जो है कत्ल किया और वो शख्स जो है वो मार दिया, उसके बावजूद भी वो शख्स मुजरिम नहीं है। कत्ल करने के बावजूद भी या किसी को कोई नुकसान जानबूझकर पहुंचा दिया, इरादतन पहुंचा दिया, वो फिर भी मुजरिम नहीं है। आखिर क्या इसके अंदर ऐसा है कि एक शख्स जुर्म कर भी बैठे और फिर भी मुजरिम नहीं है? तो वो हमने इसके अंदर देखा कि हर सेक्शन की अलग इजेंशियल है। अगर वो एजेंशियल पूरी नहीं होती, अगर वो लवाजमात पूरे वो सेक्शन नहीं करता तो उस सेक्शन की दिफा आप हासिल नहीं कर सकते, उस सेक्शन का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। मसलन हमने 87 में देखा था, ये खिलाड़ियों के लिए ज़्यादातर होता है कि वो लोग के जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं और वो अपनी रज़ामंदी के साथ अगर कोई खेल खेलें और उस खेल के दौरान उनका इरादा ये ना हो कि हम एक दूसरे को जान से मार देंगे, इंटेंशनली उनका इरादा ना हो और ना वो ये जानते हों कि इस खेल से कि आम शख्स आम हालात में मर जाता है, ये भी ना हो कि ऐसा खेल भी ना हो कि जिससे आम हालात में एक आम शख्स मर जाता हो। मसलन एक पहाड़ के ऊपर से पैराशूट के ज़रिए से वो पहली या दूसरी मरतबा जो है अटेम्प्ट करें कि वो जो है स्काई फ्लाइंग करना शुरू कर दें, तो उनको पता है कि ऐसे हालात में एक इंसान मर सकता है जबकि फुल ट्रेंड ना हो। तो ऐसे हालात में ये 87 उसका फ़ायदा उसको नहीं देगा। ऐसे हालात में 87 उसको फ़ायदा देगा कि अगर खेल ऐसा हो कि जिससे आम नोयत में कोई शख्स नहीं मरता, मसलन कि बॉक्सिंग है, जोडू कराटे है, उसके अलावा फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, इस तरह की कुश्ती है, कबड्डी है और तरह के जो खेल होते हैं कि जिनके अंदर बंदा आम हालात में नहीं मरता, तो वो वाले जो खेल हैं उस खेल के अंदर ये प्रोटेक्शन देता है। तो देखो 87 ने क्या कहा, हमने कल ये पढ़ ली थी मगर मैं थोड़ा सा फिर इसको रिव्यू कर देता हूँ ताकि जो है वो एक तमहीद बन जाए, एक आगे सिलसिला कंटिन्यू हो जाए। कि इसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स, पहली शर्त है कि वो शख्स 18 साल से ज़्यादा उम्र के हों। दूसरी शर्त, दूसरा लवाजमात क्या है, दूसरी एसेंशियल क्या है कि वो जो शख्स हैं वो फ्री विल के साथ, यानी कि वो शख्स जो है वो अपनी रज़ामंदी दे, दूसरा शख्स उसको रज़ामंदी दे, जिसको जो है नुकसान पहुंचा, वो अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करे कि हाँ मैं खेलना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती आप उसको नहीं कहेंगे कि आप मेरे साथ खेलें, वो अपनी रज़ामंदी देता है, बेशक कि वो एक्सप्रेस्ड हो, लफ्ज़ों के ज़रिए उसने कहा या इम्प्लाइड हो, इशारातन कनायतन उसने कह दिया हो। तो आप क्या करेंगे कि अगर वो शख्स खेलता है और आप जानते हैं, नुकसान पहुँचाने वाला जानता है, ठीक है, नुकसान पहुँचाने वाला जानता है कि इस खेल से मैं जानबूझ के इसको कत्ल नहीं करना चाहता, अगर तो उसका प्लान ही ये है कि उसने जानबूझ के उसको जो है वो क्या नाम है बॉक्सिंग खिलवाई और उसको आज पता है कि मैं किसी तरीके से इसके ऐसी जगह के ऊपर मारूंगा कि जहां पर मारने से ये मर जाएगा, तो पॉइंट भी देखा जाएगा। अदालत ये नहीं कि सिर्फ उसको ये कह दिया गया कि हाँ ठीक है आपने ये कह दिया और उसको छोड़ दिया गया, नहीं, वो पॉइंट भी देखा जाएगा किस पॉइंट पे चोट लगी है, क्या जानबूझ के लगी है या एक्सीडेंटली लगी है और क्या इस तरह की आम चोट से कोई बंदा मरता भी है या नहीं, ठीक है। तो वो शख्स जो चोट पहुंचाएगा उसका इरादा ना हो कि मैं चोट पहुंचाऊंगा, या वो शख्स जो चोट पहुंचाने वाला है, जो डूअर है, एक्ट का डूअर है, वो
इस चीज़ का नॉलेज ना रखता हो कि आम हालात में ये चोट जो है या ये वाला खेल मौत का सबब बन जाएगा, अगर वो जानता है तब ये 87 उसको प्रोटेक्शन नहीं देगी, उसको फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, तो हमने 87 देखी कि 87 जो है वो खिलाड़ियों को प्रोटेक्शन देती है। अब हम देखते हैं 88 कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ, ऐसा अमल जो इस इरादे से ना किया गया हो कि वो मौत का सबब बने, डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ, मगर वो इजाज़त लेके किया गया और गुड फेथ में किया हो फॉर पर्सन बेनिफिट। यहाँ पे जो अहम चीज़ है 88 में, पर्सन बेनिफिट। ठीक है, इसके ये वाले लवाजमात पूरे होंगे तो जाकर जो है आपका 88 जो है आपको फ़ायदा देगी, वरना फ़ायदा नहीं देगी। पहला जो है कि विद ऑब्टेनिंग कंसेंट, उसने इजाज़त तलब कर ली हो शख्स से। ठीक है, दूसरा है कि इन गुड फेथ, एक्ट डन इन ए गुड फेथ, जो काम किया गया वो अच्छी नीयत के इरादे में किया गया। फिर ये कि नॉट इंटेंशनली काजेज डेथ, ठीक है, वो जानबूझ के उसकी मौत का सबब नहीं बन रहा। फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, उस शख्स के फ़ायदे के लिए कर रहा है, अच्छी नीयत से कर रहा है, शख्स के फ़ायदे के लिए कर रहा है और उससे इजाज़त लेके कर रहा है। और चौथा, ये नहीं जानता कि इससे जो है वो मर जाएगा। ठीक है, यानी आम हालात के अंदर वो इस ऐसे मामलात के अंदर वो इस तरह का जो काम करता है वो इससे शख्स नहीं मरता। दरअसल जो 88 है, 88 और 89 जो हम पढ़ेंगे, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स को और उन लोगों को जो प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनको फ़ायदा देती है। ठीक है, यानी प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं उनको फ़ायदा देती है कि जो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल जो लोग होते हैं। ठीक है, वो मसलन अब हम इसमें देखते हैं, आपसे सवाल पूछेगा, या एसेंशियल पूरे होंगे तो काम करेगी, वरना नहीं। अगर एसेंशियल एक भी कम हुआ, अगर वो जानता था कि इससे इसकी मौत होने वाली है, तब ये काम नहीं करेगी। अच्छी नीयत से नहीं कर रहा था, तब ये काम नहीं करेगी। इस तरीके से आपसे पूछेगा वो कि अगर उसका गुड फेथ नहीं था तो ये काम, तो ये क्या नाम है 88 एक्ट्रैक्ट होगी, आप कहेंगे नहीं। अगर वो जानता था कि इससे उसकी मौत होने वाली है, पक्का उसको यकीन था, तब ये काम नहीं करेगी। फिर ये कि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं था उस शख्स का। ठीक है, उसकी बेनिफिट कोई नहीं था, उसने जानबूझ के उसका कर दिया, तो क्या ये काम करेगी? नहीं, उसके फ़ायदे के लिए करे। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक सर्जन है, उसने देखा कि एक शख्स को गुर्दे के अंदर ये किसी जगह के ऊपर उसको क्या नाम, उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, और वो उसकी जो है इलाज मुआवजा करने के लिए, उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए या उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा करता है। और फिर ऐसे हालात के अंदर उसने गुड फेथ में किया डॉक्टर ने, मगर वो शख्स मर जाता है, तो क्या डॉक्टर मुजरिम होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हालात में नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे ये कह दे कि सवाल दे दे कि डॉक्टर माहिर नहीं था, ठीक है, और उसको उस चीज़ की जो है इजाज़त जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए उसके पास वो लाइसेंस नहीं था, और फिर उसके बावजूद वो इस तरह का ऑपरेट करता है, या उसके पास लाइसेंस किसी और चीज़ का है, यानी वो फिजिशियन है और वो सर्जरी का उसके पास कोई जो है उसको लाइसेंस अलाउ नहीं हुआ, तो अब वो अगर किसी कोई मेजर सर्जरी करना शुरू करता है, तो क्या अब वो मुजरिम होगा? हाँ, वो मुजरिम होगा। अगर वो उसका अहल नहीं है तो मुजरिम होगा। अब एक और आपसे सवाल इसी में पूछ सकता है, लागैट के अंदर, ये सारे सवाल लागैट में पूछ सकता है। ठीक है, कि अगर वो माहिर तो था, उसके पास क्या नाम है, उसका लाइसेंस भी था, प्रैक्टिशनर भी था, एक्सपीरियंस भी था, मगर उसने जानबूझ के गफलत की, ठीक है, तो क्या अब वो शख्स जो है वो मुजरिम होगा? हाँ, वो मुजरिम होगा। इसके लिए इंडिया का केस है अंकर अरोड़ा केस। ठीक है, बड़ा अहम केस है ये। तो उसके अंदर यही होता है कि बहुत जो है एक सर्जन होता है, बहुत क्या नाम है, एक्सपर्ट सर्जन होता है, मगर वो बच्चे के अपेंडिक्स के जो है ऑपरेशन के दौरान उसको उस पेट से उसकी जो खुराक निकालना भूल जाता है, और उसको पता होता है कि ये बच्चे की क्या नाम है, इसके गले के अंदर जो है इसने कोई खाना खाया हुआ है, तो वो खाना जो है दौरान ऑपरेशन जो है एंथीसिया देने की वजह से उसके गले में फंस जाता है, उसकी सांस की नाली में फंस जाता है, उसको उल्टियाँ लगती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर उस डॉक्टर को सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो ये केस है, केस ला इंडिया का। ठीक है, तो आगे है कि अगर उसने गफलत की और उसकी जानबूझ के मर्जी से मरा, तो क्या नाम है, वो मुजरिम होगा। आगे हम देखते हैं कि 89 भी प्रोफेशनलिस्ट के लिए है। ठीक है, ज़्यादातर प्रोफेशनलिस्ट के लिए कर सकते हैं। प्रोफेशनल के अलावा ये जो गार्डियन होता है या जो
जिसकी कस्टडी के अंदर वो शख्स होता है, तो उसके लिए भी क्या नाम है ये काम करती है। 89 दरअसल ज़्यादातर बच्चों के लिए होती है, ठीक है, कि पागल इंसान यानी इनकैपेबल जो शख्स होते हैं, ठीक है, कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए, या फिर ये बच्चों के लिए होती है। अब इसमें देखते हैं कि एक्ट डन इन गुड फेथ, एक काम किया गया अच्छी नीयत के साथ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के फ़ायदे के लिए, और इनसेन पर्सन या पागल शख्स के लिए, बाय उसके गार्डियन के ज़रिए, और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन, या उसकी गार्डियन की रजामंदी से किसी और शख्स ने काम किया, ठीक है। तो अब उन्होंने ये काम किया, कौन से एसेंशियल पूरे करेंगे, तो 89 जो है वो उसको फ़ायदा देगी। वो एसेंशियल है कि अंडर 12 ईयर ऑफ एज, बच्चा था 12 साल के अंदर अंदर, या अनसाउंड माइंडेड पर्सन, या ये क्या बताती है कि वो शख्स क्या हो, पागल शख्स हो। एक्ट बाय गार्डियन, या तो खुद गार्डियन उसके ऊपर कोई ऐसा काम करे, या बाय अनदर पर्सन बाय गार्डियन कंसेंट, या कोई दूसरा शख्स उसके ऊपर कोई एक्ट कर रहा हो गार्डियन की कंसेंट से, इन गुड फेथ, अच्छे इरादे के साथ, नॉट इंटेंटेड, वो इरादा नहीं चाहता, वो उसका इरादा नहीं है, या नॉट नोन टू काज डेथ, कि नहीं, या फिर वो जानता भी नहीं कि इसको क्या नाम है डेथ हो जाएगी, बट काजेज डेथ, लेकिन उसकी मौत का सबब बन जाता है, तो तब वो गुनहगार नहीं। अब क्या एसेंशियल कि बच्चा 12 साल का हो, 12 साल तक की एज का हो, दूसरा या तो पागल हो, या तो खुद गार्डियन, उसका वली, उसका गार्डियन खुद उसके ऊपर कोई ऐसा काम करे, या फिर कोई दूसरा शख्स वली की इजाज़त से, गार्डियन की इजाज़त से कोई काम करे, और वो इसका इरादा ये ना हो कि मैं उसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, या फिर वो ये जानता भी ना हो कि मेरा ये वाला काम, मेरा ये वाला एक्ट उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और गुड फेथ में कर रहा है, अच्छे इरादे के साथ कर रहा है, तो वो क्या है कि अब मुजरिम नहीं है। इसमें आप क्या नाम है वही मिसाल दे सकते हैं कि क्या नाम है जो आपने पीछे दी कि ऑपरेशन करते वक्त वो हुआ। हाँ, अब इसके अंदर यहाँ पे ये हो सकता है कि क्या टीचर जो है वो अपने बच्चे को मार सकता है, और किस हद तक मार सकता है। देखो, टीचर एक ख़ास रिस्ट्रिक्शन के तहत अपने स्टूडेंट को मार सकता था, मगर अब जो नया कानून पास हुआ, मार नहीं प्यार, उसके बाद जो है ये कह दिया गया कि नहीं, फिज़िकल पनिशमेंट नहीं होगी। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये था कि माकूल हद तक उस्ताद बच्चे को मार सकता था उसके फ़ायदे के लिए, कि अगर बच्चा जो है वो स्कूल से भाग जाता था। फिर इसमें केस ला दिया गया है, ये बहुत पुराना केस ला है, तकरीबन 1800 की रेंज का है, ठीक है। उसमें यह कहा गया कि अगर स्कूल काफ़ी अरसे के बाद खुला है, ठीक है, स्कूल बंद था, छुट्टियां थी, उसके बाद अगर बच्चा आता है और फिर वो क्या नाम है बच्चा कोई सबक नहीं सुना पाता, ये कोई गलती करता है ऐसी जिसका ताल्लुक उसके सबक से हो, तो फिर अगर उसको उस्ताद फिर नहीं मार सकता। हाँ, स्कूल रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यूस क्लासेस हो रही हैं, और फिर वो बच्चा जो है वो सबक भूलता है, ये जानबूझकर सबक याद नहीं करता, तो फिर उस बच्चे को मारा जा सकता है, ठीक है। तो ये 89 जो है ये हमें क्या करती है कि ये इजाज़त देती है इन गुड फेथ के अंदर, अगर ये वाली चीज़ें पूरी होंगी तब वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस है 89 के अंदर, वो ये है कि नॉट इंटेंडेड व्हेन डू नॉट एक्सटेंडेड, इस हद तक ये इजाज़त नहीं देगी व्हेन डूअर नोज लाइकली टू काज डेथ, के जब काम करने वाला जानता हो कि मेरे इस काम करने से इसकी डेथ वाक़या हो जाएगी, ये शख्स मर जाएगा, तब ये जो है 89 इस हद तक एक्सटेंड नहीं होती, अब फ़ायदा उसको नहीं देगी। अगर वो जानता था ये उसको मौत का सबब बन जाएगी, या अगर जानता तो था कि मौत का सबब बन जाएगी, मगर वो क्या कर रहा है कि प्रिवेंट डेथ, ऐसा ही कोई काम कर रहा है कि जो उसकी मौत को ही रोक रहा है, जानता है मेरा काम इसकी मौत का सबब बन सकता है, मगर जो काम कर रहा है, जो फ़ायदा कर रहा है, मौत से ही बचा रहा है। मसलन एक बंदा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में जो है वो जाकर क्या नाम है ज़ख्मी हो जाता है, और फिर वो क्या करता है कि डॉक्टर को ये पता है कि अगर मैं इसको इस हालात के अंदर, एमरजेंसी हालात में ऑपरेट करूँगा तो ये मर सकता है, ठीक है। तो फिर अगर वो क्या नाम है उसकी ज़िंदगी बचाने की अच्छी नीयत से कि चलो मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे इस ऑपरेशन करने से इसके मरने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, अब वो मुजरिम नहीं है, ठीक है। अगर उसको मरने से बचा रहा है, या उसका कोई ऐसा इलाज कर रहा है कि जो इलाज उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उस इलाज के दौरान कोई ऐसी मेडिसिन देता है कि जो मेडिसिन ख़तरनाक हैं, उसकी मौत का सबब तो बन सकती हैं, मगर बचा भी उसको ज़िंदगी उसकी रहा है, ठीक है।
जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको पता है कि हैवी डोज इसको नुकसान दे सकती है, मगर वो ये कहेगा कि हाँ अगर मैं ये नहीं दूंगा तब जाकर इसको और ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा, तब वो दे सकता है, ठीक है। या फिर कोई इन्फर्मिटी या उसका कोई नुक्स दूर कर रहा है और उस नुक्स दूर करने के दौरान उसका कोई क्या नाम है वो मर जाता है शख्स, और वो अच्छी नीयत से उसका नुक्स दूर कर रहा है, तब ये इसको प्रोटेक्शन दे देगी, ठीक है। प्रोवाइडेड, एक दूसरी इसमें प्रोविजन आई, एक्सेप्शन दिस नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजेज या अटेम्प्ट टू काजेज डेथ। अगर वो जानबूझ के उसकी मौत का सबब बनता है, ये जानबूझ के मौत का सबब बनने की अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तब भी ये फ़ायदा नहीं देगा। अब ज़रा इस सेक्शन को गौर से देखें, थोड़ी उलझी हुई है। इसके अंदर ये कहा गया बच्चा 12 साल तक की एज का हो, या वो पागल हो, या तो वली गार्डियन खुद अपनी मर्ज़ी के साथ उसके साथ इस तरह उस पर अमल करे, या कोई दूसरा शख्स गार्डियन की रजामंदी के साथ गुड फेथ के अंदर और ये ना जानता हो कि मेरा अमल उसको मौत का सबब बन जाएगा, और कोई ऐसा काम करे जिससे वो शख्स मर जाता है, तो वो शख्स मुजरिम नहीं होता। और अब यहाँ पे एक और चीज़ कह दी गई कि अगर वो ऐसा काम करता है जिसमें उसको ये तो पता है कि मेरा काम उसकी मौत का सबब बन जाएगा, किसी हद तक जानता है, मगर उसको ये नहीं पता पक्का मौत का सबब बन जाएगा, मगर वो उसके इलाज मुआवजे के लिए कोई ऐसा काम करता है, उसको मौत से बचाने के लिए उसका इलाज करता है, और उस इलाज के दौरान अगर मरीज़ मर जाता है तो वो शख्स मुजरिम नहीं हुआ, ठीक है। या कोई उसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर रहा था कि जो उसको ख़तरनाक बीमारी से बचा रहा था, उस बीमारी के दौरान अगर हैवी डोज से या किसी भी वजह से जो गुड फेथ में किया गया था वो मर जाता है, वो मुजरिम नहीं हुआ। या कोई उसका नुक्स दूर करने के लिए कर रहा था, तब वो मुजरिम नहीं हुआ। अब हम देखते हैं 90, ठीक है, 90 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर या मिसकंसेप्शन। अगर रजामंदी तो हासिल कर ली गई, इजाज़त तो हासिल कर ली गई, मगर डर की वजह से अंडर प्रेशर हासिल की गई या गलत फहमी के ज़रिए हासिल की गई, तब ये रजामंदी जो है वो 90 क्या कहता है कि जिसने रजामंदी हासिल की होगी अंडर प्रेशर देकर या गलत बयानी करके, तो वो शख्स मुजरिम होगा, ठीक है। अब ये तमाम की तमाम जो उसने अब इस सेक्शन में पूछेगा कि वो आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि क्या जो डर की वजह से रजामंदी हासिल की गई हो, ठीक है, क्या वो रजामंदी होती है, वो कंसेंट होती है, कि व्हेन कंसेंट इज़ ऑब्टेन्ड अंडर द प्रेशर और मिसकंसेप्शन इज़ इट अमाउंट टू द कंसेंट इन फ्री विल, कि क्या ये जो उसने कंसेंट दी उसकी आज़ादाना तौर के ऊपर थी। आप कहेंगे नहीं, कि जो उसने कंसेंट डर की वजह से दी हो या उसने गलत बयानी में दी हो, तो वो कंसेंट जो होती है वो कंसेंट नहीं होती। याद रखना सेक्शन 90 के अंदर जो है फ्री विल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, पीपीसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम आगे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि अगला सवाल पूछ सकता है इसी के अंदर 90 के अंदर कि एक कंसेंट एक पागल की ली गई थी, पागल शख्स से रजामंदी ली गई थी, तो क्या वो रजामंदी है? आप कहेंगे नहीं। पूछ सकता है कि एक 12 साल का बच्चे की रजामंदी ली गई, तो क्या वो रजामंदी है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सवाल गलत है। क्या पूछेगा इंटॉक्सिकेंट पर्सन जो था, जिसको नशा दिया गया था और फिर उसकी रजामंदी हासिल की गई थी, क्या रजामंदी है? आप कहेंगे बिल्कुल भी रजामंदी नहीं है। इसके अलावा वो क्या आपसे पूछ सकता है कि किसी शख्स को गलत बयानी करके रजामंदी ली गई थी, तो क्या वो रजामंदी है? वो रजामंदी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक शख्स ने गलत बयानी की और ये कहा 2 जुड़वा भाई हैं और उसकी शादी होती है, और वो बीवी के पास आकर, अपने भाई की बीवी के पास आकर, ठीक है, इस नीयत के साथ कि मैं इसके साथ जो है गलतकारी करूं, और वो उसको ये कहता है मैं ही तुम्हारा शोहर हूं, और फिर उसकी रजामंदी हासिल करता है, तो वो रजामंदी नहीं है, क्योंकि वो उसने इंटेंशनली ली है, ठीक है। तो ऐसी रजामंदी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जो सेक्शन 90 है पीपीसी की, सेक्शन 90 के अंदर फ्री विल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया फ्री विल का? वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि लफ्ज़ फ्री लिखकर उस रजामंदी को महदूद ना कर दिया जाए, तो फ्री का लफ्ज़ हटा दिया गया। बेशक फ्री दी गई हो या कुछ भी दी गई हो, अगर वो खौफ की वजह से दी गई या वो मिसकंसेप्शन गलत फहमी की वजह से दी गई, बेशक के आज़ादाना दी गई हो, मगर वो रजामंदी नहीं कहलाएगी। तो फ्री का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, फ्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कानून मुआहदा कंट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। उसकी दफ़ा 15 कहती है कानून मुआहदा की, जो किसी दबाव के तहत या जबरी तौर पर ना ली गई हो वो फ्री विल होगी। तो फ्री विल किसको कहा कि जो जबरी तौर के ऊपर दबाव के तहत ना ली गई हो। 15 सेक्शन कहती कानून मुआहदा की वो जो है ना ली गई हो फ्री विल है,
फिर दूसरा, किसी नावाजिब असर के तहत ना की गई हो। सेक्शन 16 कहता है कि कोई नावाजिब असर जो था उसके तहत अगर ना की गई हो तो भी वो फ्री विल है। सेक्शन 17 कहती है कि किसी फरेब या धोखाधड़ी के तहत ना ली गई हो, वो भी फ्री विल है। और फिर सेक्शन 20, 21 और 22 कानून मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहती है कि किसी गलती के तहत ना दी गई हो तो वो भी फ्री विल कहलाती है। तो हमने इस सेक्शन 90 के अंदर क्या पढ़ा कि अगर कोई रजामंदी अंडर प्रेशर के ज़रिए से या वो गलत फहमी के ज़रिए दी गई है तो वो रजामंदी नहीं कहलाती। अब है सेक्शन 91, ये है एक्सक्लूशन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट, ऐसे जुर्म जो बजाते, ऐसे काम जो बजाते खुद जुर्म हों, ऐसे काम जो बजाते खुद जुर्म हों, उनकी अगर कोई इजाज़त दे भी देगा, अपनी रजामंदी से भी देगा, तो वो जो रजामंदी काउंट नहीं होगी। काम करने वाला भी गुनहगार होगा और जिसने इजाज़त दी है वो भी गुनहगार होगा, वो शख्स भी मुजरिम होगा। काम करने वाला भी मुजरिम है और जिसने काम करने वाला और जिसने इजाज़त दी काम की वो भी मुजरिम। फॉर एग्जांपल, एबॉर्शन जो होता है, इसकाते हमल जो होता है, जो बच्चा गिराते हैं, ठीक है, अगर वो माँ ने खुद इजाज़त दी, शोहर ने भी इजाज़त दी कि हमारा जो है इस मेरी बीवी का अबॉर्शन कर दो, और डॉक्टर ने ये देखा कि इस अबॉर्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी ये अबॉर्शन जानबूझ के करवा रहे हैं, ठीक है, अगर तो अबॉर्शन ऐसा हो कि उसके अंदर उस माँ की जान को ख़तरा हो और उसको ये पता हो कि हाँ, डॉक्टर को पता है कि अगर मैंने अबॉर्शन नहीं किया, माँ कमज़ोर है या उसको कोई ऐसी बीमारी है या बच्चा अंदर से डिफेक्टिव है, और अगर मैंने इसका अबॉर्शन नहीं किया तो ये इसकी माँ की जान का ख़तरा बन जाएगा, तब तो वो अबॉर्शन कर सकता है। अब तो ना माँ मुजरिम, ना शोहर मुजरिम, ना डॉक्टर मुजरिम। अगर डॉक्टर को पता है कि ये बच्चा कोई उसको नुकसान नहीं दे रहा, ये जानबूझ के अपना उस बच्चे को गिरा रहे हैं, तो अगर वो अबॉर्शन करता है तो डॉक्टर भी मुजरिम होगा, माँ भी मुजरिम होगी और शोहर भी मुजरिम होगा। तो ऐसे अमल जो खुद बजाते खुद जुर्म हों, अगर वो काम किए जाएं, बेशक रजामंदी के तहत किए जाएं, तो वो काम जो है वो उसके अंदर वो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। अब इसके अंदर इसेंशियल क्या है, ज़रूरी लवाजमात क्या हैं, तो इसके अंदर क्या कहा गया कि दिस एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88, 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट। जो 87 के अंदर हमने बात की खिलाड़ी वगैरह के अंदर, 88 के अंदर की डॉक्टर वगैरह के प्रोफेशनल के लिस्ट, और 89 के अंदर की कि हाँ कोई वली काम करता है या कोई दूसरा शख्स बच्चे की जो है या पागल की उसके लिए करता है फ़ायदे के लिए, वो इस अब जो है अगर वो काम ऐसे किए गए विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली टू क्रिएट हार्म, अगर वो खुद ऐसे काम हैं कि जो जुर्म है, बेशक के वो 87 के तहत किए, 88 के तहत किए, 89 के तहत किए, अगर वो जुर्म है, ठीक है, तो फिर वो उसकी इजाज़त दे कर भी हम उसका काम नहीं कर सकते। यानी सिंपल वर्डिंग में कहा, 87, 88 और 89 जो सेक्शन हैं, वो अगर ऐसे काम की हम उस इजाज़त लेकर भी करते हैं कि जो काम बजाते खुद जुर्म हो, तो फिर 87, 88, 89 उस शख्स को फ़ायदा नहीं देगी, वो उस काम को करने के बाद मुजरिम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या नाम है, आपको मिसाल यही वाली देगा, वो कहेगा कि एक औरत है और वो अबॉर्शन करवाती है, दो तरीके से इसकी मिसाल देगा। वो अबॉर्शन करवाती है और डॉक्टर ये देखता है, आपको लॉ गेट में ये पूछेगा कि डॉक्टर ये देखता है कि हाँ इस औरत का जान को ख़तरा है, अगर मैंने इसका अबॉर्शन नहीं किया, तो उसका अबॉर्शन कर देता है और अच्छी नीयत के साथ करता है कि उसकी जान बचानी है। तो क्या अबॉर्शन करवाने के वाला जो औरत है, शोहर है, डॉक्टर है, वो मुजरिम है? आप कहेंगे नहीं। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि वो गुड फेथ के तहत नहीं करवा रहे, डॉक्टरों को रिश्वत दे के करवा रहे हैं या डॉक्टरों को अंडर प्रेशर दे के करवा रहे हैं, और वो अबॉर्शन करता है उनका, ठीक है, बेशक के उसने क्या नाम है, और डॉक्टर ये देखता है कि इस अबॉर्शन जो इनका जो बच्चा है उस माँ को कोई नुकसान नहीं दे रहा, बिल्कुल नॉर्मल हालात है। अब वो जानबूझ के करता है अबॉर्शन, तो अबॉर्शन करवाने की उसको सज़ा डॉक्टर को भी दी जाएगी और बाप को, जो शोहर है, अगर वो भी इन्वॉल्व था, उसको भी दी जाएगी और माँ को भी दी जाएगी बेशक। अब ये वाली सेक्शन क्या कहती है? ये वाली सेक्शन ये कहती है कि एक इंसान को इतनी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो बेशक के वो काम उसकी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, बेशक उस औरत का अपना जिस्म है, ये नहीं कहा जा सकता मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है। तो क्या जिस्म अल्लाह का है, अमानत अल्लाह की है,
आपको जो फ़िक़्ह हम पढ़ेंगे, जाके इस्लामियत के लेक्चर आएंगे, उसके अंदर हम देखें कि हाँ, खून भी जानबूझ के आप किसी को नहीं दे सकते जब तक कि आप फतवा लेने जाके मुफ्ती से, ठीक है। हम इस्लामियत के जब लेक्चर देखेंगे कि जब तक दूसरे की जान को ख़तरा ना बना पड़ा हो और आपको खून देने से कोई नुकसान ना पहुंचता हो, तब आप दे सकते हैं। कि अगर उसको कहीं और से नहीं मिल रहा, आपका ही खून अटैच हो रहा है, अगर आपने नहीं दिया उसकी जान को ख़तरा, तब देंगे। शौकिया जाके कोई नहीं दे सकता, वो खून बेच वगैरह नहीं सकता कि मेरा खून है मैं उसको बेचता फिरूं, नहीं। अब है 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। ये कहता है कि अगर किसी शख्स के फ़ायदे के लिए कोई काम किया गया हो मगर अभी रजामंदी हासिल ना की हो, ऐसे हालात क्रिएट हो गए हों कि उसकी रजामंदी जो है हम हासिल नहीं कर सकते। मसलन कि एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल के अंदर आया, इतना इमरजेंसी केस है कि अगर डॉक्टर ये देखता है कि वो शख्स तो बेहोश है, उसकी रजामंदी ली नहीं जा सकती, और अगर मैं उसके किसी गार्डियन के पास, उसके किसी वारिस के पास जो है मैं कॉल करता हूँ रजामंदी के लिए, तब तक इसकी जान जा सकती है, तो अब वो कोई काम करता है, उसका ऑपरेट करता है और वो उस ऑपरेशन के दौरान मर जाता है, तो उसने इजाज़त नहीं ली थी मगर गुड फेथ में किया था, तो अब वो उसका जुर्म नहीं है, वो मुजरिम नहीं है। अब इसके एसेंशियल क्या है कि एक्ट डन इन गुड फेथ, काम अच्छी नीयत से किया गया हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, किसी शख्स की फ़ायदे के लिए, विदाउट कंसेंट ऑफ हिज एंड हिज लीगल हरास या लीगल गार्डियन, कि या तो उस शख्स की अपनी रजामंदी के बगैर किया गया, उसकी रजामंदी हासिल ना की हो, इजाज़त ना ली हो, या उसके लीगल गार्डियन की इजाज़त ना ली हो, बट नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजेज ऑफ डेथ, मगर इस हद तक ये इजाज़त नहीं देगा कि जानबूझ के आप उसकी मौत का सबब बन जाए। अगर कोई काम इस किस्म का है कि जिससे आप कर रहे हैं, आपको पता कि ये काम इसको मार देगा, फिर आप नहीं करेंगे, ठीक है। या द डूअर नोज, जो करने वाला जानता है, दैट द एक्ट लाइकली टू काज डेथ, कि मेरा अमल जो है वो इस तरह का है कि इसकी मौत का सबब बनने वाला है, तब भी ये सेक्शन जो उसको इजाज़त नहीं देगी, अगर करेगा तो मुजरिम है। तो उसमें क्या कहा गया, 92 में कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी इंसान के फ़ायदे के लिए उसकी बग़ैर रजामंदी हासिल किए या उसके गार्डियन की रजामंदी हासिल किए बगैर कोई काम करता है, उसके दौरान वो शख्स मर जाता है और जो उसने काम किया था गुड फेथ के तहत किया था, तब वो मुजरिम नहीं है। हाँ, अगर वो ये जानता कि मैं ये जानबूझ के इसको मौत का सबब बन रहा हूँ तो मुजरिम है, या वो जानता कि मेरा एक्ट ऐसा है, मेरा काम ऐसा है कि उसको मार देगा, तब वो मुजरिम है। आगे है हमारे पास, अब इसके अंदर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि जेड घोड़े से गिरा, बेहोश हो गया, डॉक्टर समझता है कि जेड की खोपड़ी के अंदर जो है वो तरपान के ज़रिए से वो सुराख किया जाना ज़रूरी, क्योंकि अंदर खून रुक गया और खून निकालना ज़रूरी है, अंदर हेमरेज हो जाएगा। तो अगर वो उसका खून निकालता है और उसने कोई इजाज़त नहीं ली, इजाज़त लेने का टाइम नहीं है, तो अगर वो सुराख करता है, मर जाता है, तो क्या नाम है, वो मुजरिम है? आप कहेंगे नहीं। इसी तरीके से वो कहता है, अगला सवाल आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर कि अगर कोई शख्स जेड को एक शेर उठा के लेके चला जाता है और वो जो वाई है वो जेड की जान बचाने की खातिर, वो उसको पता है कि अब और कोई चारा नहीं, अब शेर दूर भागता जा रहा है, वो शेर पे फायर करता है उस बच्चे की जान बचाने के लिए, और वो फायर बच्चे को गलती से लग जाता है, तो क्या वो मुजरिम है? नहीं, क्योंकि उसने अच्छी नीयत के साथ किया, लवाजमात पीछे पूरे किए। फिर वो पूछेगा कि हाँ, अगर क्या जलती हुई 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत के ऊपर आग लगी, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए शख्स ऊपर गया और कोई रास्ता नहीं कि माँ सिवाय उस बच्चे को नीचे फेंका जाए, ठीक है, और इस तरह के हालात नहीं है कि वो शख्स उसको अपनी गोद में पकड़कर नीचे उतर सके, क्योंकि इस तरह स्लिपी इमारत है कि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा तो उतरेगा, और नीचे लोग कंबल पकड़ के खड़े हुए हैं कि वो उसको बच्चे को अगर नीचे फेंके अच्छी नीयत के साथ कि उसकी जान बचा ले, और वो बच्चा कंबल पे आकर उछाला लेता, उछाला लेकर नीचे गिर जाता और मर जाता है, ये उसको नुकसान पहुँचता है, तो मुजरिम नहीं है। हाँ, अब इसमें नोट ये कि माली मफाद के तहत 88, 89 और 92 कोई काम नहीं कर सकती, कि इन पेक्यूशनरी मैटर 88, 89 एंड 92 कैन नॉट गिव द बेनिफिट, ये उसको फ़ायदा नहीं दे सकती। माली मफाद के तहत यहाँ पे नहीं है। ये मफाद क्या होगा? ये जिस्मानी मफाद हो, पैसों का मफाद इसमें काम नहीं करेगा। 93 है कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई, इसमें यह कहा गया 93 में कि अगर कोई ऐसी खबर कोई किसी शख्स को सुनाता है कि जो उसके फ़ायदे के लिए हो, और उस खबर को सुनकर वो जज्बात से, गम से या खुशी से किसी तरीके से मर जाता है,
तो खबर सुनाने वाला मुजरिम है या नहीं? मुजरिम नहीं है। मगर एसेंशियल क्या है? इन गुड फेथ, अच्छी नीयत के साथ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, शख्स के फ़ायदे के लिए, मेड कम्युनिकेशन, उसने वो खबर सुनाई, ठीक है, उसको इत्तला दी, तो वो मुजरिम नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कि डॉक्टर को पता है कि ये मरीज़ जो है इसको ख़तरनाक बीमारी है, कैंसर वगैरह है, और अगर इसने अपने सही तरीके से अपना बचाव नहीं किया तो ये मर जाएगा। उसके घर वाले उसको समझा समझा के मरीज़ को थक गए, वो नहीं मानता उनकी बात, बेहतियाती करता है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि भाई आपको कैंसर हो गया है, तो आप क्या नाम है फ़लाँ फ़लाँ चीज़ का एहतियात रखें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। और वो शख्स इस कैंसर के खबर को सुन के शौक से मर जाता है, तो डॉक्टर मुजरिम नहीं हुआ। या उसके अगर वली ने भी ये खबर उसको बता दी गुड फेथ के तहत, तो उसको पता है कि मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ, ये बात नहीं मान रहा है, गार्डियन ने भी बात बता दी और वो मर जाता है, तो वो अच्छी नीयत के साथ किया तो नहीं। हाँ, मगर इसके अंदर एक छोटा सा नुक्ता है, केस ला इसके अंदर आता है कि ये कि गार्डियन को इस हद तक इजाज़त नहीं दी जा सकती, इजाज़त ज़्यादातर प्रोफेशनलिस्ट की होती है, क्योंकि गार्डियन को नहीं पता होता कि किस हद तक की चीज़ उसको नुकसान दे रही है, ठीक है, कि गार्डियन को नहीं पता कि मुझे जो मैं इसको खबर सुना रहा हूँ वो ज़्यादा नुकसानदेह है या जो ये बद एहतियाती कर रहा है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना ये तहफ़्फ़ुज़ जो देती है वो प्रोफेशनलिस्ट को देती है, ठीक है। हाँ, ऐसे केसेस भी हैं कि जिसके अंदर आम बंदे को दे सकती है, जो माकूल हद तक राय रखता हो, तजर्बा रखता हो, उसको देगी। 94 क्या है? एक्ट टू विच ए पर्सन इज कॉम्पेल्ड बाय थ्रेट, ऐसा काम कि जिसमें एक शख्स को डर के ज़रिए से, धमकी के ज़रिए मजबूर किया गया हो, एक्सेप्ट मर्डर, माँ सिवाय कत्ल ना करवाया गया हो, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पुनिशेबल टू द स्टेट, ठीक है, एंड पुनिशेबल टू डेथ। और वो ऐसे, अब इसमें ये कहा गया कि अगर किसी शख्स को धमकी देकर कोई ऐसा जुर्म करवाया जाए कि वो जुर्म, पहली शर्त है कि कत्ल ना हो, कत्ल का जुर्म ना हो, किसी का कत्ल ना करवाया जाए। दूसरा, ऐसा जुर्म ना हो कि जो मुल्क के, आपकी सल्तनत के, आपके मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ हो और उस जुर्म की सज़ा सज़ाए मौत हो। तब वो काम अगर करेगा कि पहला धमकी के ज़रिए काम करवाया गया, कत्ल ना करवाया गया, दूसरी शर्त क्या, दूसरा एसेंशियल क्या, कत्ल ना करवाया गया, पहली शर्त धमकी के ज़रिए करवाया गया किसी शख्स से, दूसरा कि उसको कत्ल ना करवाया गया, ये नहीं कहा गया इसका कत्ल करके आओ मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, ये नहीं, कत्ल नहीं। तीसरा कि ऐसा काम उस शख्स ने नहीं किया धमकी के अंदर आकर के जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हो, और ऐसा ख़िलाफ़ हो कि उसकी सज़ा सज़ाए मौत हो। तो उसने ये दो काम नहीं किए, इसके अलावा कोई भी उसने काम किए, धमकी ऐसी थी कि जो जान लेने की धमकी थी, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक है। कि इसके अंदर इसके एसेंशियल क्या है कि एक्ट डन अंडर थ्रेट ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, मौत, उसको ख़तरा हो कि अगर मैंने नहीं किया तो ये बंदा मुझे मार देगा। अगर उसको पता है कि नहीं मेरे पास भागने का रास्ता है, ये अभी इसने मुझे धमकी दी है, इसने कहा मैं तुम्हें रात को मारूंगा, तो वो अभी वो वाला काम नहीं करेगा। ये कि सर पे मौत खड़ी है, अब वो कहे कि ये काम करो, और वो काम दो नहीं होने चाहिए, किसी को कत्ल नहीं करेगा वो, और ऐसा काम नहीं करेगा जो मुमलिकत के, मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ और उसकी सज़ा मौत हो। ये दो काम नहीं करेगा तो वो क्या नाम है, वो मुजरिम नहीं है। हाँ, अगर उसकी मौत का ख़तरा उसको ना हो, कोई और ख़तरा हो, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या नाम है, आपको लागत में पूछ सकता है कि अगर उस शख्स ने ऐसे हालात में खुद को खुद डाला हो, ठीक है, खुद उसने ऐसे हालात के खुद जाकर डाकुओं के पास खड़ा हो गया हो, ठीक है, या किसी शख्स को जानबूझकर क्या नाम है उसके पास जाके खड़ा होगा, उसने खुद ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जिसके अंदर दूसरे शख्स ने उसको क्या नाम है ऐसे हालात करने पे मजबूर किया कि अब तुम ये जुर्म करो, तब ये फ़ायदा उसको नहीं देगी। या आपसे पूछ सकता है कि एक शख्स सिर्फ डाकुओं की मार पीट की धमकी से, ये जानता भी कि ये डाकू हैं, उनके गैंग में शामिल हो जाता है, तो क्या ये लागत में पूछेगा तो क्या ये सेक्शन उसको काम देगी? नहीं, ये सेक्शन सिर्फ तब काम देगी जब मौत सर पे खड़ी हो, मौत का ख़तरा सर पे खड़ा हो, प्लस उसने अपने आप को खुद इस ख़तरे में ना डाला हो। अब एक और सवाल पूछ सकता है कि लोहार को डाकुओं ने कहा कि आप क्या नाम है इस घर का ताला तोड़े वरना हम आपको जान से मार देंगे, और वो उस घर का जाकर ताला तोड़ता है, तो क्या मुजरिम है? उसने चोरी करवा दी उस घर में, या उस घर में डकैती हो गई, कोई भी जुर्म हो गया, तो अब क्या नाम है वो मुजरिम नहीं, उसने सिर्फ ताला तोड़ा था, वो ये नहीं जानता था कि अंदर जाके ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा कि ताला तोड़ हमने अंदर जाके कत्ल करने हैं, तब ये सेक्शन काम नहीं देगी, क्योंकि इसमें ये कहा गया मौत का ना हो।
95 एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, ऐसे जुर्म के जो थोड़ी थोड़ी जो है थोड़ा सा नुकसान पैदा करें, तो उनके खिलाफ वो जुर्म कानून को जुर्म नहीं मानता। सेक्शन 95 क्या कहती है कि अगर किसी को किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए, वो शख्स अदालतों में जाता है फिर जी मुझे 2 थप्पड़ मारे थे इसके खिलाफ पर्चा करो फला, तो कानून कहता है कि छोटा सा कोई किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा नुकसान कि जो एक आम आदमी ये समझे कि इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, तो वो जुर्म नहीं होता, तो उसके खिलाफ कानून एक्शन नहीं लेगा। यहाँ तक का था हमारा जनरल एक्सेप्शन का। अब हमारा 96 से शुरू होता है, 106 तक जाएगा। अब है ये क्या नाम है कि प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस, अपना ज़ाती तहफ़्फ़ुज़। 96 कहती है कि थिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस इज़ नो ऑफेंस। अगर कोई अपनी दिफा के अंदर, अपने ज़ाती दिफा के अंदर आपने कोई जुर्म किया अपने आप को बचाने के लिए, मगर आगे शर्तें आई हैं, ठीक है, कि वो जुर्म नहीं होगा, ठीक है। किन शराइत के तहत वो हम आगे 99 में देखते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ में कोई जुर्म किया, अपने आप को बचाने के लिए कोई किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो वो शख्स मुजरिम नहीं है। ये नुकसान किस हद तक का चला जाएगा, सेक्शन 100 में हम पढ़ेंगे कि अगर वो किसी को जान से भी मार दे, कत्ल भी कर दे, मगर वो उसमें शराइत दी, 6 चीज़ें उसमें ऐसी दी हैं कि वो 6 चीज़ें होंगी, तब जाके सेक्शन 100 के तहत वो किसी की जान ले सकता है। और 4 चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसके तहत वो जो है अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो है वो किसी की जान ले सकता है, ठीक है। 4 चीज़ें प्रॉपर्टी बचाने के लिए और 6 चीज़ें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी या किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए, और 4 चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी बचाने या किसी की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो क्या कर सकता है, जान से मार सकता है। मगर जो 96 ये कहती कि उसको यहाँ पे मौत के बारे में नहीं कहती, वो सिर्फ क्या कहती है, उसको अपना ज़ाती दिफा करने का हक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है कि अगर खुद हमला किया या धमकी दी और फिर जाकर उस बंदे ने उस पर हमला किया, तब सेल्फ डिफेंस का उसको हक नहीं है। हाँ, किसी बंदे ने खुद जानबूझ के उस पर हमला किया, तब वो सेल्फ डिफेंस में उसका कोई नुकसान कर देता है, तब वो मुजरिम नहीं है। हाँ, उसने खुद ललकारा, आओ मुझे मारो, आ बैल मुझे मार, या खुद जानबूझ के ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि जिसमें लड़ाई झगड़े का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और फिर उसने किसी बंदे को नुकसान पहुँचाया, अब ये सेक्शन उसको नहीं देगी। खुद वो हमला ना करे या खुद ऐसे हालात क्रिएट ना करे। फिर दूसरा कि ज़ाती दिफा का ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों की ज़िंदगी का दिफा का हक रखता है, लिहाजा चोरी डकैती मुजरिमाना इक़दामात की सूरत में हक़ दिफा रखता है। तो ये हमें केस ला बताता है, सन 2004 का, किताब का नाम है PCR LJ, सफ़ा नंबर है 942। वो ये कहता है कि ना सिर्फ अपना ज़ाती दिफा वो कर सकता है बल्कि दूसरों का दिफा भी कर सकता है, दूसरों की प्रॉपर्टी का भी दिफा कर सकता है। फिर तीसरा भी केस ला है हमारे पास, ज़ाती दिफा में देखा जाएगा हमला आवर कौन था, ठीक है। केस ला है PLD सन 2002 का, सुप्रीम कोर्ट का, सफ़ा नंबर 92। ये बताता है कि ये देखा जाएगा कि ज़ाती दिफा देखा जाएगा, जो उसने अपना सेल्फ डिफेंस किया है, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस किया है, देखा जाएगा कि हमला करने वाला कौन था। ये नहीं कि उसका सगा भाई था और उसने तो जानबूझ के हल्का सा उसको हमला किया और उसने उसको जान से मार दिया या उसका सर फाड़ दिया, नहीं। तो ऐसे रिश्ते भी देखे जाएंगे कि हमला करने वाला कौन था, उसकी जिसामत क्या थी, इसकी जिसामत क्या थी। वो अगर छोटा था, ये हैवी कवि था और उसने उसका सर फाड़ दिया छोटे बंदे का, कमज़ोर बंदे का, नहीं, फिर ये नहीं, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। फिर ये देखा जाएगा हमला आवर कौन था, हमला शुरू किसने किया था, क्या जिसने सर फाड़ा है इसने हमला किया था, उस बेचारे को जानबूझ के वो कर दिया, या उसने किया था। अगर दूसरे ने हमला किया था, इसने अपना दिफा किया था, फिर तो नहीं। फिर किस किस्म का तशद्दुद किया गया था, तशद्दुद क्या था, ये भी देखा जाएगा। और दिफा करने वाले को कितनी चोटें आई, ये देखा गया कि दिफा करने वाले ने, जिसने अगले बंदे को सीने में चाकू मारे, तो देखा गया कि जिसने चाकू मारे थे, जिसने अपना दिफा किया था, उसके भी सीने पे चाकू लगे हुए थे, तो बाइज्जत बरी हुआ। ये केस ला है। तो उसमें क्या कहा गया कि ये बाइज्जत बरी क्यों हुआ, क्योंकि उसके अपने जिस्म पे भी वो चाकू लगे हुए थे, इसलिए उसने इसको मारा। ऐसा है कि जिसने अपना दिफा किया, सेल्फ डिफेंस किया, उसके जिस्म पे खराश भी ना आई हो और दूसरे बंदे को मार 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 उसने हलाक कर दिया हो, तब अदालत नहीं देखेगी। अदालत कहेगी नहीं, तुझे तो खराश तक भी नहीं आई, ये कैसा कि तूने तो अपना कोई डिफेंस नहीं किया, डायरेक्ट तूने उस पर हमला कर दिया, जान से मार दिया। नहीं, हमला सिर्फ इंतहाई सूरत में किया जाएगा, दिफा इंतहाई सूरत में किया जाता है, जब आखिरी कोई हद ना हो तब दिफा अपना करे। अब है 97, राइट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है।
वो कहता है कि आप अपनी बॉडी का और अपनी प्रॉपर्टी का जो है वो दिफा कर सकते हैं इसके अंदर। इसके एसेंशियल क्या है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99, जो आगे 99 के अंदर जो शराइत दी होंगी उसकी पाबंदी करते हुए, एवरी पर्सन हैज़ राइट ऑफ डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी, हर शख्स को अपने जिस्म के दिफा का हक है, एंड एनी अदर पर्सन, और किसी दूसरे जिस्म के भी दिफा का हक है, अगेंस्ट ऑफेंस, उन जुर्मों के खिलाफ अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी जिनका असर इंसानी जिस्मों पर पड़ता हो। फिर यही सेक्शन का दूसरा पोर्शन क्या बताती है कि प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी पर्सन, ही हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो, हरकत करने वाली हो, हरकत की जा सकती हो, या इमूवेबल हो जैसे जदादें वगैरह, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे की है, तो वो प्राइवेट डिफेंस कर सकता है। तो इस सेक्शन 97 में क्या पूछ सकता है कि क्या शख्स दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकता है? आप कहेंगे हाँ बचा सकता है, अगर वो जुर्म ऐसा था कि जिसमें इंसानी जान को ख़तरा हो रहा था। फिर पूछ सकता है कि क्या वो चीज़ें कि जो आपकी मूवेबल चीज़ है, जैसे आपका बड़ा मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, इस तरह की कोई चीज़ है, कोई आपको लेके भाग रहा है, तो आप उसका आपकी लेके भाग रहा है, किसी और की लेके भाग रहा है, आपके रिश्तेदार की, तो क्या आप क्या नाम है उसको बचा सकते हैं? आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो पूछे कि वो चीज़ मूवेबल होना ज़रूरी है या इमूवेबल भी हो सकती है? जदाद भी हो सकती है कि आपकी जदाद को आग लगा रहा है, तो हाँ आप मूवेबल हो या इमूवेबल हो आप दिफा कर सकते हैं। ये सारे सवाल पूछ सकता है लॉ गेट के अंदर। अब यहाँ पे वही वाली बात जो मैंने पीछे कही थी कि दिफा का हक इंतहाई हालात में किया जाएगा। ये कि जो है सन 2012 की किताब है SCMR, इसका सफ़ा नंबर है 440। ये कहता है कि दिफा का हक इंतहाई हक में होगा, आप अपना सेल्फ डिफेंस इंतहाई मजबूरी में करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। 98 कहती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 98 ये कहती है कि पागल शख्स, चाहे वो नशे की हालत में हो या किसी जो कम उम्री की वजह से आप पे हमला करता है, या वो खुद पागल है, वो आप पे हमला करता है, तो क्या आप पागल पे हमला कर सकते हो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए? हाँ, अगर आपको ये हो कि मेरी जान का ख़तरा पड़ गया है, ये पागल है, ठीक है, आपकी जान का ख़तरा पड़ गया है और वो शख्स पागल है, छोटी ऐसी उम्र का है कि जो उसको नहीं पता कि मेरा ये अमल जो है ये इसको नुकसान पहुंचा देगा। फॉर एग्जांपल, आपकी तरफ गन करके आता है, छोटी उम्र का बच्चा और आपकी तरफ गन करके खड़ा हुआ है और आपको पता कि ये गोली चला देगा, आप उसको उठा के कोई चीज़ मारते हैं, पहले उसको रोक रहे, वो नहीं रुक रहा, इंतहाई हालात में उसको कोई चीज़ उठा के फेंक के मारते, उसके सर में लगती है, वो डेथ हो जाती है, तो अब आपको कोई जुर्म आपने नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरा ये कि वो पागल था, उसने आप पे हमला किया और आपने उसके ऊपर हमला कर दिया, या कोई नशे में था, उसने आप पे हमला किया, आपने हमला कर दिया, तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। नोट, बड़ा कीमती नोट, कि जहाँ जान का ख़तरा हो ये नहीं देखा जाएगा उम्र क्या है, पागल है या सियाना है, ये नहीं देखा जाएगा। जहाँ आपकी जान का ख़तरा हो, वो पागल हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, और आपको पता होगा मेरी जान जाने वाली है या मेरे अपनों की जान जाने वाली है, तो आप अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। 99 क्या कहता है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये जो 99 है ये शराइत लगा देता है, जितनी प्राइवेट डिफेंस है, जितने हालात जो होंगे उन पर शर्त जो लगाता है, पाबंदियां लगाता है, वो 99 लगाता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो प्राइवेट डिफेंस के ऊपर पाबंदी लगाता है, रिस्ट्रिक्शन करता है, तो आप कहेंगे 99 सेक्शन। वो क्या कहता है? पहली पाबंदी लगाता है कि अगर कोई ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम कर रहा हो, जिसकी ड्यूटी हो आप के ख़िलाफ़ वो काम करने की, और वो अपनी ड्यूटी के दायरे में रहता हुआ आपके ख़िलाफ़ कोई काम करता है, आपको कोई जो है नुकसान पहुंचा रहा है, मगर वो नुकसान मौत वाला नुकसान ना हो और वो नुकसान आपको शदीद ज़ख्मी करने वाला ना हो, तो अब आपको गवर्नमेंट मुलाजिम के ख़िलाफ़ प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं है। मसलन आपको पुलिस पकड़ने के लिए आई है और आप अपनी जान छुड़वा के भागना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं, आपको मार रही है, पीट रही है, मगर आपको शदीद ज़ख्मी नहीं करी जिससे आपकी मौत का सबब हो, या आपको जानबूझ के मार नहीं रही, अब आपको उसके ख़िलाफ़, गवर्नमेंट मुलाजिम के ख़िलाफ़ प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं है। या पुलिस खुद आपको, अगली शर्त है कि पुलिस खुद तो नहीं कर रही मगर किसी दूसरे शख्स को रिटर्न अथॉरिटी में लिख कर दे रही है कि इस शख्स को पकड़ो, और वो शख्स जो है आपको पकड़ रहा है, यानी उसको अथॉरिटी दे रही कि आप पकड़ो, और वो शख्स आपको पकड़ रहा है और आपको पता है कि ये अथॉरिटी उसको उस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट ने दी है, पब्लिक सर्वेंट ने दी है, तो
वो शख्स भी आपकी मौत का सबब नहीं बन रहा और वो शख्स भी आपको शदीद ज़ख्मी नहीं कर रहा, तब भी आपको जो है इस शख्स पे भी आपको प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं है। तो देखो 99 ने पहली शर्त क्या लगा दी, गवर्नमेंट मुलाजिम अगर आपकी मौत का सबब नहीं बनता, पहली शर्त मौत का सबब नहीं बनता वो, और आपकी क्या नाम है शदीद ज़ख्मी करने का सबब नहीं बनता, आपको प्राइवेट का डिफेंस का हक नहीं। जब वो गवर्नमेंट मुलाजिम किसी दूसरे शख्स की ड्यूटी लगा दे और वो आपको ज़ख्मी शदीद नहीं कर रहा और मौत का सबब नहीं बन रहा, आपको उस शख्स के खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं है। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट आपसे लॉ गार्ड पूछेगा, अगर गवर्नमेंट मुलाजिम आपको शदीद ज़ख्मी कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है, अब आपको प्राइवेट डिफेंस का हक है, वो आपका सर फाड़ रहा है, ठीक है, आपके दिल के ऊपर कोई चीज़ें इस तरह मार रहा है, आपको पता कि मैं मर जाऊँगा, या आपको मारने की कोशिश कर रहा है, अब आपको गवर्नमेंट मुलाजिम के ख़िलाफ़ भी अपनी जिस्म बचाने का प्राइवेट डिफेंस है। या वो शख्स के जो गवर्नमेंट मुलाजिम की हिदायत के तहत आपको गिरफ़्तार कर रहा है या आप पे कुछ एक्ट कर रहा है और आपको पता कि ये मुझे जान से मार रहा है या मुझे इतना ज़ख्मी कर रहा है कि मेरी जान को ख़तरा लाहक हो जाएगा, तो आप उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का हक रखते हैं। ये दोनों सवाल पूछेगा। आगे है कि एक बड़ा कीमती कि नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल अटेम्प्ट टू रेस्क्यू टू रीच पब्लिक अथॉरिटी। अगर इतना आपके पास, ये दो शर्तें तो ये थी कि आपको जो गवर्नमेंट मुलाजिम की शर्तें थी या गवर्नमेंट मुलाजिम की हिदायत के तहत कोई शख्स कर रहा है, ये शर्तें थी। अब तीसरी शर्त है हर शख्स के बारे में कि आप किसी भी शख्स के बारे में प्राइवेट डिफेंस का हक तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि आपके पास भागने का रास्ता हो। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल ये कमरा है, इसके दो दरवाजे हैं, ये खिड़कियां, ये इसके अंदर जो है वो ग्रिल लगी है, इसमें से मैं नहीं भाग सकता। ये वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और ये वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया और ताला लगा दिया इसके अंदर, और फिर कोई शख्स मुझ पे हमला करता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, अब मैं उसके ख़िलाफ़, मुझे पता है कि मैं आगे कहीं नहीं भाग सकता, पहले मैं कमरे में हर तरफ दौड़ूंगा अपनी जान बचाने के लिए। जब मुझे पता कि मैं दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया और अब ये शख्स आ रहा और मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश कर रहा है या मुझे शदीद ज़ख्मी करने की कोशिश कर रहा है, अब मैं उस पर हमला करूँगा। हाँ, अगर दरवाज़ा खुला है या मुझे पता कि मैं ताला तोड़ के भाग सकता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि दरवाज़ा खोल के भाग जाऊँगा, ठीक है, या मुझे ये पता है कि मैं किसी को आवाज़ दे दूँ, बंदे बाहर से क्या नाम है आकर दरवाज़ा तोड़ देंगे, या मैं खुद कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर लूँ कि कम्युनिकेट कर लूँ किसी अपनी क्या नाम है लीगल अथॉरिटी को कि जो मुझे बचा सकती हूँ, तब मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूँगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट, हमला कितना किया जाता है, सिर्फ उतना किया जाएगा जितना ज़रूरी हो। ये नहीं कि एक बंदे ने आपको सिर्फ थप्पड़े मारी या आपके थोड़ा सा चोट लगाई और आपने लिया छुरा और उसका गला काट दिया, ऐसा नहीं होगा। जितना वो कर रहा है उतना ही आप करेंगे, जितना वो मजामत कर रहा है उतनी आप करेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कानून एक एक नुक्तों को पकड़ेगा, ऐसे नहीं होता कि आप कह दें मैंने ये कर लिया। एक एक चीज़ पे आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपकी इंक्वायरी होगी, आपका ट्रायल चलेगा, पूरा का पूरा आप पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद प्रूफ होगा, एविडेंसेस होंगे। तो अगर इसमें ये कहा गया कि नो मोर हार्म इज़ अलाउड देन नेसेसरी, सिर्फ उस हद तक आपको इजाज़त है कि आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना ज़रूरी हो। ठीक है, पर्सन कैन डिमांड द चेक, ठीक है, टू चेक वेदर पर्सन इज एक्टिंग अंडर द रिटन ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे एक नुक्ता है, आपसे पूछ सकता है कि क्या जो शख्स गवर्नमेंट मुलाजिम की हिदायत के तहत आप पे कोई अमल कर रहा है, आप पे हमला कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, तो क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या नाम है, मुझे वो रिटन अथॉरिटी दिखाओ कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है। मैं तो जानता हूँ कि तू तो क्या नाम है वो पब्लिक सर्वेंट तो नहीं है, तो आप मुझे दिखाओ कि किसने आपको लीगल अथॉरिटी दी है। तो आप डिमांड कर सकते हो उस शख्स से कि जिसको आप जानते हो कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो दिखाओ मुझे कि आपको इजाज़त है भी मुझे अरेस्ट करने की या मुझ पर अमल करने की, एक्ट करने की, या आप जानबूझ के कर रहे हो। आप डिमांड कर सकते हो, सवाल पूछ सकता है। सेक्शन 100 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू काज डेथ। ये जो 100 है ना, ये बड़ा कीमती है, अक्सर यही आता है पेपर के अंदर कि एक इंसान को किन हालात के अंदर जानबूझकर वॉलंटरी इरादतन कत्ल करने का अख्तियार मिल जाता है। तो 6 शराइत होंगी तो कोई शख्स किसी को इरादतन कत्ल कर सकता है। पहला कि काजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कि हमला आवर आप पे मौत का सबब बन रहा है, आपको पता है मुझे ये मार ही देगा, सिर्फ धमकी देना नहीं। आपसे पूछ सकता है सिर्फ धमकी दे रहा है, आप कहेंगे नहीं, पता है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, आप पे पहुंच चुकी मौत। ठीक है, दूसरा एप्रीहेंशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट,
या आपको इतना शदीद ज़ख्मी कर रहा है कि आपको पता मुझे ज़ख्मी कर देगा, वो उठा के छुरा लेकर आ रहा है, आपको यूँ मार रहा है, या पिस्टल लेके आपको जो चलाना चाह रहा है, आपको ज़ख्मी करना चाह रहा है, अब आप उसको मार सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस जो 99 में जो बता दी हैं सेल्फ़ डिफेंस की, 96 से लेके 106 तक सब में लागू होगी। 99 वाली सेक्शन सब में लागू होगी। आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जो 99 की रिस्ट्रिक्शन है वो सेल्फ डिफेंस की किस किस सेक्शन में लागू होंगी, सब में लागू होती हैं, ठीक है। दूसरा कि आपको ग्रीवियस हर्ट कर रहा है। तीसरा कि इंटेंशन कमिटिंग रेप, जानबूझ के उसको पता कि आपका रेप कर रहा है, ठीक है, तब आप उसको मार सकते हैं, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। चौथा कि इंटेंशनल ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, आपके साथ कोई गैर फितरी अमल कर रहा है, ठीक है, अगलाम वगैरह कर रहा है, यानी मर्द के साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, इस तरह के कोई भी जो गैर फितरी तरह के जो अमल होते हैं, अननेचुरल लस्ट होते हैं, कि उनके अंदर आपको क्या नाम है, उसको जान से मार देने का हक है अगर वो कोई और रास्ता नहीं है। फिर कि इंटेंशनल किडनैपिंग और अबडक्शन, ये तो छोटे बच्चे को अगवा कर रहा है, ये आम इंसान को जो अगवा कर रहा है, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं, आप मार सकते हैं। छठा है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट विद देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू रेस्क्यू हिमसेल्फ, आपको ऐसी जगह बंद करके जा रहा है कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बंद हो गया तो दोबारा कोई यहाँ पे नहीं आएगा, सुनसान जगह, और मुझे भागने का कभी रास्ता नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे तड़प तड़प के मर जाऊँगा, तो आपको क्या नाम है, उस प्राइवेट डिफेंस का हक है। तो छठा इसमें 100 में क्या क्या बताया, 99 की रिस्ट्रिक्शन रखते हुए पहली शर्त यह है, आपको अगर वो आपकी मौत का सबब बन रहा है, नंबर 2 आपको ज़ख्मी करने का सबब बन रहा है, नंबर 3 रेप करने का सबब बन रहा है, नंबर 4 गैर फितरी अननेचुरल लस्ट का सबब बन रहा है, नंबर 5 आप अगवा करने का सबब बन रहा है, 6 जो है आपको किसी ऐसी जगह बंद करने का सबब बन रहा है जहाँ आप नहीं निकल सकते, तो अब आप उसको कोई और रास्ता नहीं तो मार सकते हैं। 101 आपको कहती है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी अदर हार्म अदर देन डेथ, के ऊपर जो बताया गया है सेक्शन 100 में, अगर वो ना हो, ठीक है, जो ऊपर बताया है वो ना हो, ये सेक्शन 101 कहती है, तब 99 की तमाम शराइत पूरी करते हुए आप किसी शख्स को नुकसान पहुंचा सकते मगर मौत का नहीं। देखो बड़ा कीमती है ये, आपसे पूछ सकता है कि 101 क्या कहती है। 101 के अंदर ये कहा गया कि अगर जो ऊपर 100 के अंदर जो 6 नुकसान पहुंचाए हैं वो वाले नुकसान ना हो, ठीक है, कोई और नुकसान आपको देना चाहे, आपके जिस्म को कोई और नुकसान पहुंचाना चाहे, तो अब आप उसको जान से नहीं मारेंगे, जान से मारने के अलावा हर तरह का अपना प्राइवेट डिफेंस करेंगे, उसको बाकी हर तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, मगर उसकी मौत का सबब नहीं बनेंगे। 102 क्या कहता है कि कमिटमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस को शुरू करेंगे, कब आप अपना दिफा करना शुरू करेंगे, और वो दिफा कब तक जारी रहेगा। 102 में ये कहा गया। इसके अंदर आप बड़ा कीमती नुक्ता पहला देखें कि दिफा का हक आपको शुरू कब होता है, कि जब आपको पता हो कि अब ये मुझ पे हमला कर देगा, जैसा हमला करेगा, आप पे हमला करेगा, आपका प्राइवेट डिफेंस का हक शुरू हो गया। अब आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं, कब, जब आपको पता चला अब मुझ पे हमला कर दिया। नंबर 2 कि कब तक जारी रहेगा, जब तक आपको पता है कि ये, जब तक वो आप पे ख़तरा बना रहे, आपका भी प्राइवेट डिफेंस का हक जारी रहेगा। क्या, जब वो हमला करना शुरू कर दे, आप भी उस पर जो है प्राइवेट डिफेंस करना शुरू कर दें। जब तक वो आपके ऊपर जो है आप पे ख़तरा बना हुआ है, आप भी अपना प्राइवेट डिफेंस जारी रखेंगे। इसमें ये कहा 103 के अंदर है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। 103 ने कहा कि इंसान अपने जिस्म को बचाने के लिए अगर 6 वो कंडीशन है तो मार सकता है। 103 कहती है कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर ये 4 हालात हैं तब मार सकता है। पहली शर्त तो यही है कि 99 की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो पाबंदियां हैं, उनको पूरा करते हुए अगर कोई शख्स आपकी पहला जुर्म क्या आपकी रॉबरी करता है, ठीक है, तो आपके क्या नाम है, डकैती आपका करता है, रॉबरी करता है। वैसे कानून में डकैती और चीज़ के लिए पीपीसी में इस्तेमाल होती है, आम फहम के लिए कि कोई डकैती वगैरह रॉबरी वगैरह कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर, तब आप उसको मार सकते हैं अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा कि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, नकब जनी करता है रात के वक्त आपके घर के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोई और रास्ता नहीं, मार देंगे। तीसरा कि मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग, नुकसान पहुंचा रहा है आपकी किसी बिल्डिंग को, टेंट
या आपको कोई टेंट है जिसके अंदर आप रह रहे हो उसको, या वेसल कोई भी आपकी कोई ऐसी कोई बर्तन हो, कोई आपकी कश्ती हो, कोई आपकी कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर आप रहते हो, या प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई ऐसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी छुपी हुई हो, उसको आग लगा रहा हो, तब आप उसको मार सकते हैं अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसको जान से मार सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। चौथा कि थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टेंसेस रीजनेबली काजेज डेथ। और चौथा ये बताता है अगर वो चोरी रॉबरी करके या फिर हाउस ब्रेकिंग करके या आग लगाकर, आपको पता है ये तो रॉबरी जो कर रहा है और हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, ये आग लगाने वाला, अगर मैंने इसके ऊपर हमला ना किया, इसको जान से ना मारा, तो चौथी शर्त कहती है कि अगर आपको पता चला कि मैंने इसको ना मारा, ये मुझे मार देगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको मार सकते हैं। तो 103 क्या कहता है, रॉबरी करे, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट करे, आग लगाए आपकी किसी भी रहायश की जगह पर, या आपको पता होगा कि मैंने इसको ऊपर वाले 3 जो काम ये कर रहा है, इससे अगर मैंने इस पर हमला करके ना रोका, ये मुझे मार देगा, आग लगा देगा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देगा, तो फिर आप उसको मार सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो। 104 है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड काजिंग, वही वाली कि उसमें कहा था कि अगर ये 6 बातें ना हो तो वो कोई भी नुकसान पहुंचा देगा, मौत नहीं करेगा। यहाँ पे भी 104 में क्या कहा गया, अगर ये 4 बातें जदाद की ना हो, रॉबरी ना हो, उसके हाउस ब्रेकिंग एट नाइट ना हो, मिसचीफ बाय फायर ना हो, यानी आग वगैरह ना लगाए, और चौथी ये कि इस तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, तो आप उसको 99 की रिस्ट्रिक्शन के तहत, उन 99 की पाबंदियों को फॉलो करते हुए उसको हर तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर उसकी मौत का सबब नहीं बनेंगे। 104 क्या कहती है कि जो 103 में कहा गया, अगर ये वाले नुकसान नहीं करता, कोई और नुकसान करता है, तो आप उसको उसकी मौत का सबब नहीं बनेंगे, बाकी हर तरह का उसको नुकसान दे सकते हैं। 105 क्या कहता है कि ये कब तक सिलसिला, वही वाला कि जो उसके अंदर आपको कहा गया था कि ये कब तक आप अपना दिफा जारी रखेंगे। तो 105 के अंदर है कि आप कब तक अपना दिफा जारी रखेंगे, अगर तो वो चोरी करता है तब कब तक रखेंगे, अगर रॉबरी करता है तब तक कब रखेंगे। चोरी करता है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस शुरू कर देंगे, जैसे ही वो चोरी करना शुरू करता है तो आप उसी वक्त अपनी अपना दिफा शुरू कर देंगे, ठीक है। कब तक जारी रखेंगे, जब तक कि वो माल लेकर भाग ना, आपकी कस्टडी से माल लेके भाग ना जाए। भाग गया, अब आपके पास कुछ रहा नहीं, अब आप क्या अपनी कोशिश जारी रखें, आपको ख़त्म। नंबर 2, या आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को, किसी ऐसे शख्स को बुला लें कि जो आपका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हो, तब तक अगर आप बुला सकते हैं, ठीक है, तब तक आप अपना जब तक आप नहीं बुला रहे तब तक आप अपना दिफा जारी रखेंगे, या तब तक आप जारी रखेंगे जब तक प्रॉपर्टी आपके हाथ लग ना जाए और वो आपको प्रॉपर्टी छोड़ के भाग ना जाए। कब तक, या तो मुजरिम प्रॉपर्टी लेके भाग जाए, अब आपके हाथ से निकल गया, आप क्या करेंगे। दूसरा, जब तक पब्लिक अथॉरिटी आप तक ना पहुंच जाए, यानी आपको छुड़वाने कोई ना आ जाए, तब तक अपना दिफा जारी रखेंगे। तीसरा कि या आपने प्रॉपर्टी हासिल कर ली, अब आप लेके भाग गए, अब उसको पे हमला नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। और रॉबरी के दौरान क्या होगी कि रॉबरी जो डकैती होगी, इसको रॉबरी कहते हैं, डकैती और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर, कि जब तक आप कब तक करेंगे कि जब तक आपकी चीज़ जो है आपको मिल ना जाए, ठीक है, या जब तक आपको ख़तरा हो कि अब ये शख्स मुझे जान से मारने वाला है या मुझे शदीद ज़ख्मी करने वाला। जब रॉबरी करेगा, डकैती करेगा वो शख्स, तो पता है ना कि वो आप पे हमला करेगा चीज़ छीनने के लिए, ठीक है। तो अब वो आपको पता कि मुझे जान से मार देगा, तब आप तक अपना हमला जारी रखेंगे, या आपको पता ये मुझे ज़ख्मी कर देगा, तब तक हमला जारी रखेंगे, या तब तक जारी रखेंगे कि जब तक आपको वो चीज़ हवाले करके चला ना जाए। आखिरी है हमारे पास 106 में ये कहता है कि अगर कोई ऐसा जुर्म हो कि जिसके अंदर आपको ये पता है कि मुजरिम ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे कुछ मासूम लोग भी खड़े हैं। फॉर एग्जांपल कि आप पे एक हमला करने वाला इस जगह पे आके खड़ा हो गया और आप पे बंदूक चलाने लग गया, कि वो साथ इर्द गिर्द मासूम बच्चे खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो आप पे गोली चलाने वाला है, ठीक है, आपके हाथ में भी पिस्टल है। अब आप क्या करें, आपको पता है कि अगर मैंने गोली चलाई तो बच्चे भी मर सकते हैं,
अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, 99 के रिस्ट्रिक्शन पूरे करते हुए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब आप गोली उस पर चला देंगे, उस पर हमला कर देंगे, चाहे मासूम बच्चे मर जाएं, आप मुजरिम नहीं हैं। तो हमने इसके अंदर ये देखा, चैप्टर जो 4 है बड़ा कीमती, इसमें से सवाल ज़रूर बनते हैं, या तो जनरल एक्सेप्शन से बना दे या सेल्फ डिफेंस से बना दे, प्राइवेट डिफेंस से बना दे। यहाँ तक का था, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, हमारे में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज़।